वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एसेंट एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका इंट्रोडक्शन है, नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, कॉमन आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी टूवर्ड अ नेशन। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति एकता, समान पहचान और निष्ठा होती है। ये तो रही किताबी बातें, ठीक। अब नेशनलिज्म को कैसे समझेंगे? नेशनलिज्म को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें क्या इसको फील करना पड़ेगा, इस वर्ड को। अब इसको फील करने के लिए आपको अपने घर को एक नेशन मानना पड़ेगा। जो आपका घर है एक राष्ट्र है, ठीक। आपका घर एक राष्ट्र है और वहाँ के आप किंग हैं, और आपके घर में गर्मियों की छुट्टी बिताने कोई ऐसा रिश्तेदार आ गया या ऐसा व्यक्ति आ गया गेस्ट बन के जिसको आप पसंद नहीं कर रहे। उसका कंट्रोल आपकी लाइफ में बहुत है, वो बहुत इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ में। तो जब इतना इंटरफेरेंस होगा आपके घर में होने के बावजूद, आपको ना आप खेल सकते हैं अपने टाइम पे, ना आप टीवी देख सकते हैं अपने टाइम पे, ना आप पिकनिक मना सकते हैं, ना आप खाना खा सकते हैं अपने टाइम पे। क्यों? हर चीज़ आपको उनके अंडर करनी पड़ेगी, उनके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, और इसमें आपका कोई राइट नहीं देखा जाएगा। तो क्या करेंगे आप? आपको बड़ा बर्डन सा फील होगा ना। आप सोचेंगे कि अब मैं इनको बोल ही दूँ कि भाई घर मेरा है, आप क्यों ऐसा आप कर रहे हो? आप रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की तरह रहो, या आप गेस्ट हो, आप गेस्ट की तरह रहो, है ना। आप बोलोगे ऐसा? तो ये जो फीलिंग आती है, तो सेम एज ये फीलिंग नेशनलिज्म के जैसे होती है। ये जो राष्ट्रवाद है ये एक फीलिंग है। जब अपने नेशन में, जब अपने राष्ट्र में कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर का जो पर्सन आ जाए, रूल करे, है ना, तो ये नेशनलिज्म क्या है, ये फीलिंग क्या है, जागती है, बढ़ती है। इन 19th century यूरोप नेशनलिज्म बिकेम अ पावरफुल फोर्स दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स सच एज जर्मनी एंड इटली। 19th century में क्या हुआ, ये नेशनलिज्म था, बहुत पावरफुल फोर्स के रूप में आया, बन गया, जिसने जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्रों का निर्माण किया या देश बनाया। Before this period, Europe was divided into many kingdoms, empires and small states. इस पीरियड के पहले, नेशनलिज्म के आने से पहले, इस 19th century के पहले, 19th century में आपके कौन से सन में ये हुआ था, ईयर में 1789 में। इसके पहले क्या था, जब रेवोल्यूशन, जब नेशनलिज्म नहीं आया था, उसके पहले यूरोप बहुत ढेर सारे राज्यों, साम्राज्यों और छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। किंगडम्स, एम्पायर्स एंड स्मॉल स्टेट में डिवाइडेड था यूरोप, ठीक है। फिर जैसे जैसे नेशनलिज्म आया, वैसे वैसे कंट्रियाँ डेवलप हुई, वैसे वैसे जो स्टेट थे उनका यूनिफिकेशन हुआ, उनका एकीकरण हुआ, ठीक, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको बताता है ये टॉपिक। द फ्रांस रेवोल्यूशन 1789 इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो रेवोल्यूशन है ये कौन से आइडियाज़ लेकर आया? लिबर्टी की, इक्वलिटी की एंड फ्रेटर्निटी की, कि आप इसके थ्रू आप क्या हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे और लोगों में एकता होगी, समानता होगी, इक्वलिटी होगी, और बंधुत्व का, भाईचारे का एक विचार लेकर ये आया। कौन लेकर आया? ये रेवोल्यूशन, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ये थॉट अपने साथ लेकर आया। इट ट्रांसफर्ड सॉवरेंटी फ्रॉम द मोनार्क टू द पीपल। इसने जो सॉवरेंटी है ये मोनार्क से हटा करके लोगों के हाथ में इसने सॉवरेंटी दी। अब सॉवरेंटी को आप ऐसे समझेंगे, जैसे मैंने गेस्ट की आने की बात कही, तो ये सॉवरेंटी आपको आपके फादर से, आपके मदर से आपको मिलेगी कि हाँ बेटा, ये आपके पास कुछ पावर है, क्योंकि आप इस घर के क्या मेंबर हैं, आप फैमिली मेंबर हैं, आप मेरे बेटे हो, तो आप
उन गेस्ट से कहो कि ये आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें अपने काम करते हो, किसी के गाइडेंस या किसी के परमिशन के अकॉर्डिंग आपकी ये सब चीज़ें नहीं है। ये आपका राइट है, ये आपकी सॉवरेंटी है, ये आपका क्या पावर है। ठीक, तो सॉवरेंटी क्या होती है? एक तरीके से एक पावर होती है जिसको आप ये लोगों से, वो जो मोनार्क सिस्टम है, राजतंत्र है, उसमें से हटा करके, उससे ट्रांसफ़र करके ये लोगों के बीच लाया। कौन लाया? रेवोल्यूशन लाई। ठीक है। नेशनल सिंबल्स सच एज अ ट्राइकलर फ्लैग, नेशनल एंथम एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वर इंट्रोड्यूस्ड। अब जो ये नेशनल सिंबल्स थे, जैसे ट्राइकलर आया फ्लैग आपका, नेशनल एंथम आए, ये किसी भी राष्ट्र को पहचानने के लिए, किसी भी नेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सिंबल्स होते हैं। जैसे कि आपने अपने इंडिया में देखा होगा, यहाँ भी उसका अपना एक एंथम है, अपनी सीमाएं हैं राष्ट्र की, अपने नेशन की बॉर्डर्स है, आप देख रहे हैं, है ना, आप देख सकते हो अपने नेशन में भी क्या चीज़ है। ये सब ट्राई कलर का फ्लैग है, एंथम है, और क्या, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या? जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सेंट्रलाइज्ड हो, वो केंद्र के हाथ में, वो एकीकृत हो, केंद्रीकृत हो, केंद्र के हाथ में हो, ना कि वो मोनार्क सिस्टम में हो और उसके जो और छोटे छोटे राजा जो हो, एक बड़ा सम्राट होता है, उसके छोटे छोटे राजा होते हैं, छोटे राजाओं के भी क्या फेडरल होते हैं, सामंत होते हैं। ये ऐसी व्यवस्था ना हो करके, है ना, ऐसा अरेंजमेंट ना हो करके ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक लेकर आया हमारा रिवोल्यूशन और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये। फ्रेंच बिकम अ कॉमन नेशनल लैंग्वेज, और फ्रेंच क्या बन गई? वहाँ की समान राष्ट्रीय भाषा बन गई। सिटीजन्स बिगैन टू सी देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ नेशन। अब जो वहाँ के नागरिक हैं, जो लोग हैं वहाँ, सिटीजन्स हैं, वो एक दूसरे को किस तरह से देखने लग गए? एक राष्ट्र के व्यक्ति की तरह, राष्ट्र के पर्सन की तरह देखने लग गए। जैसे भाईचारे की उनमें फीलिंग आई, भावना आई, वो एक दूसरे को अपना राष्ट्र का व्यक्ति समझने लग गए। अब जैसे अपनी इंडिया की बात ले लो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आप दूर देश में कहीं जाके बसोगे और आपको वहाँ कोई इंडियन मिल जाएगा, वो चाहे जिस स्टेट का हो, आपके साथ उसकी क्या बाउंडिंग अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आप कैसे देख रहे हैं, वो मेरा भाई है, वो मेरे राष्ट्र का है। तो ये जो फीलिंग आई, ये जो उन लोगों के बीच में जो मेंबर्स की फीलिंग आई, ये उन सिटीजन्स के अंदर ये फीलिंग आई। ठीक है, वो एक दूसरे को राष्ट्र का मेंबर देखने लग गए। नेपोलियन एंड नेशनलाइज्म। अब ये नेपोलियन जो बोनापार्ट थे, इन्होंने ये क्या लेकर आए? नेपोलियन कोड लेकर एक आए, ये जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। ये नेपोलियन कोड 1804 लेकर आए, जिसने क्या किया? इट एबोलाइज्ड फेडरल प्रिविलेज एंड स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन्होंने क्या किया? जो सामंतों की सामंतों की जो विशेष अधिकार थे, प्रिविलेज थे जो उनको, उसने ख़त्म किया और लॉ के आगे सबको इक्वल रखा। ऐसा नहीं होगा कि जो ये सरकारी कर्मचारी है या सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो, उसके लिए कुछ अलग सुविधाएं होंगी कानून के लिए, कानून में, और आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ क्या इस नेपोलियन कोड से आई। ठीक है। ऑल्थो नेपोलियन स्प्रेड रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ मैनी कंट्रीज एंड लेटर अपोज्ड फ्रेंच डोमिनेशन। और इसके जो क्रांतिकारी जो विचार आए, जो रिवोल्यूशनरीज आइडिया आए, ये बहुत सारी कंट्रियों में स्प्रेड हो गए, फैल गए। किसके खिलाफ? फ्रेंच डोमिनेशन के खिलाफ। जो फ्रांस में निरंकुश जो राजतंत्र था, है ना, डोमिनेट जो मोनार्की थी, उसके अगेंस्ट इसके क्या रिवोल्यूशनरीज आइडिया बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुए। तो इसमें, इसके रिवोल्यूशन में नेपोलियन का भी बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो नेपोलियन के पूरे जीवन परिचय, उनकी जितनी जो आपकी जो नेपोलियन के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है और जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या, एक लाइक कर देना है चैनल को, जिसके थ्रू मुझे पता चले कि हाँ आपको ये इस पे वीडियो एक अलग चाहिए। ठीक है।
द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। यूरोप consisted of many kingdoms and empire with different languages and culture। यूरोप में नेशनलिज्म से पहले क्या थे, यूरोप में बहुत ढेर सारे एम्पायर में बटा हुआ था। यूरोप छोटे छोटे राज्य थे जिसमें अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग कल्चर्स थे, ठीक है। और ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स सच एज जर्मन्स, हंगेरियंस, इटालियन एंड स्लाव्स। ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ये किस पे रूल करता था, ये जर्मन्स में रूल करता था, हंगेरियंस के ऊपर करता था, इटालियंस पर करता था एंड स्लैब्स पर ये रूल करता था, ठीक है। और ये जो यूरोप थी, जो कई छोटे छोटे स्टेट में ये डिवाइडेड थे, इनका यूनिफिकेशन उस टाइम नहीं हुआ था, ठीक, बिफोर नेशनलिज्म। अब देखिए लिबरलिज्म क्या होती है। लिबरलिज्म मतलब कोई भी चीज़ जो ऐसी जो आपको कंफर्टेबली आप उसको फॉलो कर सके, जो आपके लिए बहुत स्मूथ हो, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, उसी को क्या कहेंगे, लिबरल, उदार कहते हैं, ठीक है। जो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल होगा वही तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये क्या आया, एक ये कॉन्सेप्ट आया। अब नेशनलिज्म तो चाहिए हमें, लेकिन कौन सा चाहिए, लिबरल चाहिए, थोड़ा उदारवादी चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया, इसमें आपको मिले इंडिविजुअल फ्रीडम। अब ये जो फ्रीडम है ये एक स्टेट, एक फैमिली या कोई पर्टिकुलर फैमिली के लिए नहीं, ये बल्कि सारे जो पीपल हैं, सारे जो पर्सन हैं, उनके पास इंडिविजुअल फ्रीडम हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जो कानून है, जो लॉ है, उसमें सबके लिए वो क्या हो, सबके लिए समान हो, सबके ऊपर समान तरीके से जो लॉ हो वो अप्लाई किए जाए, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, रिप्रेजेंट की गई हो, कि ये सरकार यही रहेगी, ये लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, ना कि कोई मोनार्क सिस्टम हो, कोई राजतंत्र हो, ठीक। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेड्स। बाजार और व्यापार में क्या चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता हो। ये सब बातें किस में आती हैं, ये बातें आती हैं आपकी लिबरल नेशनलिज्म में आती हैं, ठीक। हाउएवर वोटिंग राइट्स वर मेनली लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओन मैन। लेकिन इसमें भी क्या है, जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, सिर्फ वो ही क्या रखते हैं, वोटिंग के राइट्स रखते हैं। इसमें ना वीमेंस काउंट होती हैं और ना ही पुअर पीपल काउंट होते हैं, ठीक। तो इसका एक ये बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि इसमें बस वोट डालने का हक, वोट देने का हक किसके पास है, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के पास होती है, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो रिच हो, ठीक है। कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म एक थॉट है जो ट्रेडिशनल चीज़ों को बहुत संभाल के रखता है, या उन्हीं ओपिनियन में चलना चाहता है जो पहले पुराने जो कल्चर्स होते हैं, पुराने जो ट्रेडिशंस होते हैं, उन्हीं पे। जैसे देखिए यहाँ कंजर्वेटिज्म क्या बता रहा है इसमें, आफ्टर नेपोलियन डिफेट यूरोपियन रूलर्स वांटेड टू रीस्टोर द मोनार्कीज। ये देखिए, रीस्टोर ओल्ड मोनार्कीज, ठीक है। तो जो पहले की जो राजतंत्र व्यवस्था थी, जो कंजर्वेटिज्म जो एक आइडिया था, ये जो थॉट था, ये क्या चाहते थे, इस माइंडसेट के लोग क्या चाहते थे, जो राजतंत्र थी उसको रीस्टोर करना चाहते थे, फिर से उसको क्या लागू करना चाहते थे, फिर से अपनाना चाहते थे, ठीक है। द कांग्रेस ऑफ वियना लेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिक एम टू मेंटेन द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर। ये जो क्लेमेंस हैं, ये क्या चाहते थे, इन्होंने कांग्रेस ऑस्ट्रिया में वीना की कांग्रेस इन्होंने बैठाई 1815 में। और ये क्या मेंटेन, इनका एम क्या था, इनका एम ये था कि जो ओल्ड पॉलिटिकल लॉ थे, जो ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर्स थे,
उनको क्या करना था, मेंटेन करना था, उनको वैसा ही रखना था जैसे वो पहले थे। ठीक है। और एक तरीके से आप ये भी देखिएगा, जो कंजर्वेटिज्म जैसे जो माइंडसेट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जो पुरानी चीज़ें हो, पुरानी जो संस्कृति है, पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनके पुराने जो भी पुराने जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो रिवाज हैं पुराने, उनको क्या करते हैं, वो प्रिजर्व करते हैं, वो उसे सेव करते हैं, उसे संरक्षित करते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो है आपके जो ये थॉट है ना, ये चलने चाहिए। मॉडर्न जो भले युग आ गया है, लेकिन ये जो पुरानी जो चीज़ें चल रही है, ये चलनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशन का ये एज था, इस एज में, इस समय में यूरोप में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। ये एज क्या था, 1830 टू 1848 था। रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म क्या है, ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, जैसे राइटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पोइट हो गए, है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कल्पना के अकॉर्डिंग, कल्पना के आधार पे, कल्पना के बेस्ड पे ये लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन के बेस्ड पे ये लोग क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं, है ना, इमेज बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे, ये फ्रेडरिक सोर्यू का एक इमेज है, इन्होंने बनाया था। ये यहाँ देखो, ये क्या बताना चाहते हैं, ये यह बताना चाहते हैं कि ये जो फ्रांस है, ये जो उनका फ्रांस है, ये स्वतंत्रता के काफ़ी नज़दीक आ गया है। और ये जो जर्मनी है, ये अभी स्वतंत्र होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये फ्री होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फ्रीडम पाने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इस तरह से आप देखिए पहले कि कैसे इमेजिन करता है एक आर्टिस्ट, कैसे इमेजिन करता है और अपनी चीज़ों को बताता है लोगों को कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, और वास्तव में वो चीज़ें हो रही हैं, है ना। रेवोल्यूशन आ रहा है फ्रांस में, फ्रांस को लिबर्टी मिल रही है, फ्रांस स्वतंत्र हो रहा है ना। तो ये आगे देखिए, राइटर, आर्टिस्ट एंड पोएट प्रोमोटेड फीलिंग थ्रू कल्चर, लैंग्वेज एंड फोल्कलोर। ये लोग क्या करते हैं, ये उस फीलिंग को प्रमोट करते हैं जो नेशन के लिए कल्चर के द्वारा, लैंग्वेज के साथ और फोल्कलोर, लोक साहित्यों के हेल्प से ये क्या करते हैं, इन फीलिंग को और प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फोक ट्रेडिशन हेल्प क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर हेरिटेज। और ये इन सारी जो हेरिटेज होती हैं, ये जो फोल्क जो कल्चर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक सेंस क्रिएट करते हैं। ये जितनी हेरिटेज होती है सारी, इनको शेयर करने के लिए या इसको क्रिएट करते हैं, है ना। ये क्रिएशन कौन करता है, रोमांटिसिज्म करता है। और नेशनलिज्म क्या है, अब रोमांटिसिज्म से नेशनलिज्म को कैसे वो करेंगे, हम लोग इंटरलिंक करेंगे कि देखो, अब लैंग्वेज आया, गीत आई, राष्ट्रगीत आई, है ना, नेशनल सॉन्ग आए, तो वो किससे रिलेट हो रहा है, वो नेशनलिज्म से तो रिलेट हो रहा है ना, इसी से तो रिलेट हो रहा है। तो इसी तरह से जो आर्टिस्ट है, जो अभी आपने देखा, या आप इमेज देखिए, इंडिया का मैप देखिए, भारत माता का चित्र देखिए आप, है ना, ये आप देखें तो आप क्या रिलेट करेंगे, आप नेशनलिज्म ही तो आपके मन में आएगा कि हाँ ये राष्ट्र की भावना ही तो आएगी आपके मन में, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं रेवोल्यूशन में, ये लोग बहुत हेल्प करते हैं नेशनलिज्म में। कौन हेल्प करता है, रोमांटिसिज्म। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1830, ये जो 1830 का रिवोल्ट है, ग्रीस का है, फॉट अगेन ऑटोमन रूल एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 32। ये जो ग्रीस है, ये किसके अगेंस्ट फॉट करता है, ऑटोमन के अगेंस्ट ये युद्ध करते हैं, और इंडिपेंडेंट कब पाते हैं, 1832 में ये इंडिपेंडेंस पाते हैं। ठीक है। यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टेड द ग्रीक स्ट्रगल। जो यूरोप के इंटेलेक्चुअल्स थे,
वो लोग क्या करते हैं, वो ग्रीक के जो इस स्ट्रगल को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स मीन्स क्या, जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, जो यूरोप के हाई प्रोफाइल के लोग जो होते हैं, वो ग्रीक को हेल्प करते हैं। ठीक है। रेवोल्यूशन ऑफ 1848, लिबरल डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड नेशनल यूनिफिकेशन। अब ये लोग क्या है ना, ये इनका क्या डिमांड क्या होता है, लिबरल होता है। जैसे आपको पहले भी मैंने लिबरल के बारे में बताया था, ये क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ये कंफर्ट होता है। कंफर्ट जोन में ये लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि हाँ सबके लिए ये चीज़ आसान हो। तो लिबरल डिमांड क्या करते हैं, ये डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट करते हैं, जो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से, जो संविधान के थ्रू वर्क करे, और उसमें क्या चाहिए उनको, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। मतलब हमारा राष्ट्र क्या है, ये यूनाइटेड हो, ये यूनिफिकेट हो, ये अलग ना हो, है ना, ये छोटे छोटे स्टेट में ना बटा रहे। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ट्राइड द यूनिफाई जर्मनी बट फेल्ड ड्यू टू अपोजिशंस फ्रॉम मोनार्कीज एंड एरिस्टोक्रेट। ये जो मोनार्कीज थे, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इसने क्या ट्राई किया, इसने जर्मनी को यूनिफाई करने का ट्राई किया। ठीक है। इसने जर्मनी को यूनिफाई करने का ट्राई किया, लेकिन वो फेल हो गया। किस लिए फेल हो गया, द मोनार्कीज एंड द एरिस्टोक्रेट्स। जो मोनार्कीज थी, जो राजसभा जो राजतंत्र थी, वहाँ के जो राजा थे, उनकी वजह से, और जो बड़े और क्लासी लोग होते हैं, जो और मतलब जैसे आप समझ लो जैसे प्रधान लोग होते हैं, है ना, जो बड़े लोग होते हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, उनकी वजह से ये वहाँ पे फेल हो गई, ये सिस्टम, पार्लियामेंट वहाँ की वो फेल हो गई, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का यूनिफिकेशन है। जर्मनी वॉज इनिशियली डिवाइडेड इंटू 39 स्टेट। जर्मनी क्या था, 39 स्टेट में डिवाइडेड था। ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया, लेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस थ्रू वॉर्स। ये क्या लेकर आए, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ये सीएम थे पर्सिया के, और ये यूनिफिकेशन प्रोसेस को लीड कर रहे थे वॉर्स के थ्रू। ये लाना चाहते, यूनिफिकेशन लाना चाहते थे, है ना। ब्लड एंड आयरन का जो था लौ, रक्त की जो नीति थी, ब्लड एंड आयरन का जो लॉ था, पॉलिसी थी, वो ये पर्सिया से ही लेकर आए थे, है ना। ब्लड एंड आयरन, ये पॉलिसी थी इनकी, किसकी थी, ऑटो वॉन बिस्मार्क की पॉलिसी थी। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी के साथ ये क्या करना चाहते थे, यूनिफिकेशन करना चाहते थे जर्मनी का। ठीक है। 3 वॉर्स वर फाउट अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। तो अब ये क्या था, इसके विरुद्ध क्या थे, इसके अगेंस्ट कितने युद्ध लड़े गए थे, कितने वॉर किए गए थे, 3 वॉर किए गए थे। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट 3 वॉर लड़े गए थे। ठीक है। 1871 Germany was unified and Kaiser William I became of German emperor। अब जो काइज़र विलियम थे, ये 1871 में जर्मनी क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया, एकीकृत हो गया, यूनिफिकेशन उसको मिल गई। मतलब वो जो छोटे छोटे स्टेट्स में जो डिवाइडेड था, वो क्या एक हो गया, है ना। अब ये क्या, काइज़र विलियम फर्स्ट क्या थे बने, इसके जर्मन के एम्परर बने थे पहले। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को ही तो मानेंगे, क्योंकि ये पहले तो इन्होंने लीड किया था इसको एकीकृत करने के लिए, यूनिफिकेशन इसको पाने के लिए, इसको यूनिफाई करने के लिए, है ना, यूनाइटेड बनाने के लिए। ये तो इसलिए ये मेन पर्सनालिटी कौन हो गई आपकी, ऑटो वॉन बिस्मार्क हो गई। ठीक है। आगे देखते हैं।
अब ये देखना, ये यूनिफिकेशन के बाद की जर्मनी है, ठीक है। ये जो यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का, उसके बाद की जर्मनी है। अब यहाँ आप देखो, ये इटली भी है। इटली भी इस समय क्या यूनिफिकेट हो गई थी। फ्रांस तो का तो चल ही रहा था, आपको पता है। और ये क्या है, ये जर्मनी है। जर्मनी जो क्या हो गई, यूनिफिकेशन को मिल गया, इसको यूनाइटेड हो गई, ये एक हो गई। हाँ, 5 पॉइंट क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यहाँ क्या बातें हो रही है, जब जर्मनी का आपने देखा यूनिफिकेशन हो गया है ना, अब क्या इटली को यूनिफिकेशन, इटली का है ये। तो इटली भी क्या थी, बहुत सारे स्टेट में डिवाइडेड थी, है ना। बहुत सारे स्टेट में, कुछ स्टेटों में ये भी डिवाइडेड थी इटली। अब यहाँ जो ज्यूसेप मैजनी थे, इन्होंने आइडिया दिया इटली को यूनाइटेड बनाने का, यूनिफिकेट करने का या यूनाइटेड बनाने का, इन्होंने इटली को आइडिया दिया था। और काउंट कैवुर जो है, इन्होंने लीड क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट लीड किया, पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने चलाया। इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने चलाई। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या, बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाए। और ये जो ज्यूसेप गैरिबाल्डी है, यूनाइटेड साउदर्न इटली थ्रू मिलिट्री कैंपेन। और ये जो मिलिट्री जो कैंपेन था, इसके थ्रू क्या इन्होंने किया, साउदर्न इटली को, जो साउदर्न इटली थी, उसको क्या किया था, यूनाइटेड किया था, ठीक। इन 1861 इटली बिकेम यूनिफाइड नेशन अंडर किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड। अब ये जो है ना, ये इसके किंग देखो, ये किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड है। और यहाँ आप ध्यान देना, ये इसके किंग कौन है, आपके काइज़र विलियम फर्स्ट है, ठीक है। जर्मनी के काइज़र विलियम फर्स्ट बन गए, और इसके कौन बन गए, इसके आपके बने किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड बने, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कौन है, अब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वही होगी ना, जो किसी नेशन को बनाने में वर्क करेगी, है ना। कौन होगी, वही तो होगी जो वर्क करेगी नेशन को बनाने में। जैसे ज्यूसेप मैजनी हो गए, है ना, इन्होंने कैसे आइडिया दिया था। काउंट कैमिलो हो गए आपके, इन्होंने क्या किया था, कैवुर ने, इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाए थे। और ज्यूसेप गैरिबाल्डी ने क्या किया था, इन्होंने मिलिट्री के कैंपेन के थ्रू क्या किया था, साउदर्न इटली को यूनाइटेड बनाया था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ कि आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। ब्रिटेन एज अ नेशन, ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड थ्रू द यूनियन ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। ये जो ब्रिटेन है, ये 4 और देशों का एक संघ था, एक यूनियन था। ये ब्रिटेन एक अलग देश नहीं था, बल्कि इसमें 4 देशों के ये क्या थे, यूनियन थे, ठीक। इसमें इंग्लिश कल्चर क्या, इसकी मेन कल्चर हो गया, इंग्लिश जो कल्चर था वो वहाँ का मेन कल्चर हो गया। और यूनियन जैक था, वो जो इंग्लिश जो फ्लैग था वो इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जो ये इंग्लिश लैंग्वेज वो प्रोमोटेड एज सिंबल, नेशनल सिंबल। और ये जो यूनियन जैक था, ये नेशनल सिंबल की तरह इसको प्रमोट किया गया। साथ ही साथ क्या, ये इंग्लिश क्या हो गई, यहाँ की नेशनल लैंग्वेज हो गई, आपकी ब्रिटेन की नेशनल लैंग्वेज क्या हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसा हुआ, यूनियन की तरह इसका फॉर्मेशन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड थी, ठीक है। विजुलाइजिंग द नेशन, अब नेशन को विजुलाइज कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए, ये राष्ट्र है। जैसे ये देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, नेशनलिज्म वॉज रिप्रेजेंटेटेड थ्रू फीमेल एल्गोरीज। ये जो फीमेल के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया नेशन को, जैसे हमारे यहाँ भारत माता हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, ये फीमेल का ही तो रूप है ना, ये महिला का रूप है भारत माता का, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैरियन है फ्रांस की, जो किसके सिंबल है, लिबर्टी और रिपब्लिक का जो सिंबल है। और क्या पहना गया था, रेड कैप और ट्राई कलर भी पहना गया, ठीक है।
ये जो नेशनलिज्म के लिए जो रेवोल्यूशन हुई उसमें इसका यूज़ किया गया, इसको यहाँ क्या सिंबल बनाया गया जो विजुलाइज होता है। इसी तरह से देखिए जर्मेनिया का जर्मनी है, ठीक, जो जर्मनी का कौन है, जर्मेनिया है, सिंबल ऑफ जर्मन नेशन, ये जर्मन नेशन का सिंबल है जर्मेनिया, ठीक। वोर अ क्राउन ऑफ ओक लीफ, जिसने ओक लीफ का क्राउन पहना था और ख़ुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे एक हीरो या वीर योद्धा के रूप में जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, विजुलाइज द नेशन, कि कैसे एक नेशन को उसको एक इमेज की तरह कैसे देखा गया। ऐसे तो कोई देख सकता नहीं है ना अर्थ में या वर्ल्ड में कि कहाँ कौन सा मैप है, कौन सी कितनी जो ये भूमि है तो ये ऐसी कैसे है ना, ये तो देखा नहीं जा सकता। तो उसको विजुलाइज कैसे किया गया, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग उसको क्या विजुलाइज किया गया, उस एरिया को, उस नेशन को अपने अपने ऐसे विजुलाइज किया गया। जैसे अब हम लोगों को फ्लैग दिख जाता है तो हम लोग बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसको उठाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सिंबल है। अब भारत माता की चित्र दिख जाती है हमें, फ़ोटो पोर्ट्रेट दिख जाती है उनकी, तो हम लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ क्या, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ स्कूलों में लगी रहते हैं, है ना, भारत माता ऐसे बनाई हुई, आजकल देखा होगा आपने। तो उसमें एक अलग से क्या हमें उसके लिए क्या आ जाती है, एक अलग से फीलिंग आ जाती है, सम्मान वाली हमारी फीलिंग आ जाती है कि हम उसको रिस्पेक्ट दें। तो इसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, इसको विजुलाइज किया, ठीक है, फीमेल एल्गोरिज के द्वारा, इसके थ्रू क्या किया, क्या विजुलाइज किया गया था, ठीक है। नेशनलिज्म एंड एम्पायरलिज्म, बाय द लेट 19th सेंचुरी नेशनलिज्म बिकेम एग्रेसिव। ये 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हो गया था, नेशनलिज्म था बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। यूरोपियन पावर्स कॉम्पीटेड फॉर कॉलोनीज एंड टेरिटराइज। अब ये जो एक दूसरे से क्या कंपटीशन करने लग गए, एक कॉलोनी और टेरिटराइज को बनाने के लिए, छोटे छोटे क्षेत्रों में इसको डिवाइड करने के लिए। कॉलोनीज़ आप जानते हैं ना कि पहले इंडिया को भी क्या बनाया गया था, कॉलोनी बनाई गई थी, क्यों, ट्रेड करने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन लोगों ने क्या, इंडिया को भी कॉलोनी बनाई थी, है ना। तो ऐसा ही क्या वहाँ क्या किया यूरोपियन पावर्स ने, ऐसे ही कॉलोनियाँ और छोटे छोटे जो क्षेत्र उसको बनाने लग गए। हाँ, राइवलरीज अमॉन्ग नेशन इंक्रीज्ड, और ये जो राइवलरीज थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, जो बहुत कंपटीशन था, ये बहुत ज़्यादा राष्ट्रों में क्या हुआ, बढ़ गया था। These tensions eventually contributed to the outbreak of World War First 1914। अब ये जो टेंशन थी, जो ये सब जो इतनी जो हो रही थी चीज़ें, है ना, जो अग्रेसिवनेस हो रही थी यहाँ पे, वो क्या किया था उसने, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को करने में या उसको फैलाने में बहुत बड़ा हेल्प किया। किसने किया, ये जो कॉलोनीज़ बना रहे थे और ये जो छोटे छोटे जो कंपटीशन कर रहे थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में इसको डिवाइड कर रहे थे, इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को क्या किया, लाने में हेल्पफुल रहा। क्या रहा हेल्पफुल, जो ये इसका माइंडसेट है, जो नेशनलिज्म का माइंडसेट है, जो एम्पायरलिज्म में कन्वर्ट हो गया, इससे जो अग्रेसिवनेस बढ़ी और क्या साथ ही साथ कॉलोनीज़ बनाई गई, जो क्या किया, क्रिएट किया, ये टेंशन क्रिएट किया और वर्ल्ड वॉर यहाँ आ गई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। कब हुई थी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, 1914 में, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इसे याद कर लेना। ये जैसे कि ये 1789 क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन है आपका, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न यूरोप। 1804 आपका नेपोलियन कोड है। 1815 आपका कांग्रेस का वियना कांग्रेस है, ठीक है। 1832 आपका ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट, जब ग्रीस क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, तब का है। 1848 आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बातें कर रहा है। 1861 आपके इटली यूनिफिकेशन हुआ था और 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। 1914 क्या, वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट था, बिगैन था, ठीक है, आरंभ था। इसको आप याद कर लेना, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
दोनों तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, आप इमेज के थ्रू भी इसका मुझे आप आंसर दे देना, तो मैं इसको चेक कर लूँगी, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना कि क्लास आपको कैसे लगी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।